हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? यूपीएससी के प्रीलिम्स की डेट्स आ गई हैं और बताइए, लेक्चर्स देख रहे हैं आप लोग? वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा कि सारे स्टूडेंट्स या जिनको भी एंथ्रोपोलॉजी ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जिन्होंने भी लिया है वो लेक्चर देख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस लेक्चर को देखा करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसको भी एग्ज़ाम देना है उनके साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी, जो चैप्टर है 9.8 का। ये आपके पेपर 1 का टॉपिक है। अभी हम पेपर फर्स्ट ही चल रहा है हमारा। जब पेपर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम पेपर सेकंड के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में भी ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे 7 to 8 टॉपिक्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये अभी आपका 9.8 चैप्टर का टॉपिक है और अभी स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स चैप्टर्स बचे हैं। ये मैंने आपका ह्यूमन जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था लेक्चर्स। जिसको भी मेरे पुराने लेक्चर्स वीडियोस देखने हैं वो कैरियर गोल्स के पे एंथ्रोपोलॉजी नाम की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वैसे भी कोई स्टूडेंट ऐसे देखता तो है नहीं जो मेरे को कमेंट नहीं करता, जिससे मुझे पता ही नहीं चलता कितने स्टूडेंट्स ने देखा है कि नहीं देखा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को देखा करिए, आपके लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, और अगर किसी को कोई इशू है, नहीं समझ में आ रही है, कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहली बात कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को होता क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अभी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसका फिर इंट्रोडक्शन, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या क्या हैं। ठीक है, उनके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या है इन्फेक्शियस डिजीज के, फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, फिर इकोलॉजी क्या है, न्यूट्रिशनल डिजीजेस क्या है, उसके बाद न्यूट्रिशनल डिजीज एपिडेमियोलॉजी क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं इस एपिडेमियोलॉजी में, न्यूट्रिशनल डिजीज कौन कौन सी आती है वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद पिक्चर। ठीक है, फिर एनिमल्स में क्या है न्यूट्रिशनल डिजीजेज। ठीक है, और फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है। ये आज हम इतना टॉपिक, इतनी इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इसमें ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है। बस यही है कि एपिडेमियोलॉजी, उसका इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और न्यूट्रिशन डिजीज, ये 3-4 पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर, वो आज के हम टॉपिक में आपका कंप्लीट कर देंगे। देन नेक्स्ट हम कल किसी और नए टॉपिक के साथ अभी जो मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स उठाए हैं आपके, जिससे वो इजीली जल्दी ख़त्म भी हो जाए और आपको ऐसा ना लगे है मेरा भी इतना कोर्स बचा हुआ है। तो आप छोटे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ख़त्म होंगे, तो आपके माइंड से एक बर्डन कम होगा कि हाँ भाई मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे लेसन्स उठाने का यही फ़ायदा है, चैप्टर्स उठाने का यही फ़ायदा है कि वो जल्दी ख़त्म होते हैं और इजीली समझ में आते हैं, जिससे आपको आगे बहुत ईजी रहता है ये समझने में। क्योंकि अगर आपके पास कोर्स भी ज़्यादा है ना तो आपके दिमाग पे वो बर्डन रहता है कि नहीं यार अभी तो बहुत सिलेबस बचा है, तो इससे भी इजीली ख़त्म होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन किसका है? एपिडेमियोलॉजी का। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज एंड इंजरी इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कोई डिजीज, ठीक है, कोई डिजीज या कोई इंजरी की स्टडी करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना या उसको डिटरमाइन करने को, हम को पढ़ने को, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि ह्यूमन के अंदर जो भी डिजीज हुई है, जो भी इंजरी हुई है, उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको डिटरमाइन करने को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी factor involved in the disease population variation in incidence and occurrence. Human growth occur along a genetically जेनेटिकली होता है। ह्यूमन ग्रोथ क्या है, कैसे होता है? जेनेटिकली ही होता है। ये मैंने आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। बट इट इज इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट फैक्टर, बट ये इन्वायरमेंट फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। इफेक्टिंग इज ए लॉन्गेविटी एंड द हेल्थ स्टेटस।
जो डिजीज है exhibit the whole spectrum of cause ranging for the hereditary factor which play a predominant role to the environment. In many instances both factor have been taken into the account. अब दोनों चीजों के फैक्टर ले सकते हैं. We need to consider not only in the man's physical environment but also his social. आप खाली एक physical environment के उस पे इसको करेक्टराइज नहीं कर सकते. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आप ले सकते हैं. जैसे आप सोशल फैक्टर भी ले सकते हैं, कल्चरल फैक्टर को भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस को भी ले सकते हैं. ये सब चीजें आती हैं, ये सारे फैक्टर यूज होते हैं, ठीक है. For environmental component of causes lie in the lung cancer and degenerative arterial disease as a tuberculosis and smallpox. ठीक है, ये क्या इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है. ठीक है, तो अपना एपिडेमियोलॉजी सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर डिजीज और इंजरी की स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको डिटरमाइन करना, इसको क्या बोलते हैं, हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं. ह्यूमन ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है. ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ये कोई कंसिडर नॉट ओनली फॉर मैन फिजिकल एनवायरमेंट बट ऑल्सो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए सोशल, कल्चरल एंड फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस के. ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स क्या कॉज करते हैं, कैंसर, लंग कैंसर, डिजेनरेटिव आर्टिकल डिजीजेज एज इन द ट्यूबरक्लोसिस एंड स्मॉल पॉक्स. ठीक है, ये सब चीजें आपकी इंट्रोडक्शन में आ गई कि भाई, सॉरी गाइस आज थोड़ी आवाज धीमी लग सकती है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तेज बोलने का. तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो आपका एक मेन जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको इंट्रो में समझा दिया कि होता क्या है. ठीक है, मेन चीज जो है वो आप समझ चुके हो इजीली, जो आप लिख सकते हो पेपर में इजीली. अब इसमें मैंने बताया था कि आप जब आप ये पढ़ लेंगे तो देन इसमें, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि एपिडेमियोलॉजी के डिजीज के बारे में और इंजरी के बारे में स्टडी करना. तो डिजीज भी तो दो टाइप से होती है ना, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज. तो अब हम ये दोनों डिजीज को पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती है. There exists a competitive interaction between man and environment. Environment और man के बीच में इंटरेक्शन होता है, ऑब्वियसली होता है. मतलब इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण. ठीक है, इन्वायरमेंट में और हम ह्यूमन बींग्स में एक नॉर्मल इंटरेक्शन होता है या कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस होते हैं. Man has been able to control a nearby environment or at least migrate to worst effect for the various adaptive mechanisms. On one hand, this struggle may be engaged alternatively and passive opponents. फिजिकल एंड क्लाइमेट फैक्टर जैसे टेम्परेचर हुआ या और कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड ऑन द अदर हैंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट विच इज इट इन सेल्फ कैपेबल ऑफ द एडेप्टिव रिस्पॉन्स. Therefore, in the context of the eradication of the infectious diseases, appropriate step must be adopted to secure adaptation of an individual and maladaptation of disease diseases against to the environment. ठीक है, कुछ इसके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी पहले. बट पहली बात ये, इन्फेक्शन डिजीज एग्जिस्ट कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन किसके बीच में, एक और एक मैन के बीच में. ठीक है, मैन क्या होता है, वो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है या वो कंट्रोल कर सकता है एनवायरनमेंट को, नियर बाय जो भी उसके तो उसको कंट्रोल करता है या एटलीस्ट माइग्रेट हो सकता है. वर्स्ट इफेक्ट, जो भी वर्स्ट इफेक्ट आ रहे हैं उनसे माइग्रेट हो सकता है ना, एक्सक्यूज मी, से माइग्रेट हो सकता है बाय द वेरियस अडेप्टिव मैकेनिज्म के थ्रू. एक स्ट्रगल है ऑन द वन हैंड, इज स्ट्रगल में अगेंस्ट पैसिव ऑर्गेनिज्म, या तो फिजिकल या क्लाइमेट फैक्टर की वजह से आपका प्रॉब्लम शुरू होती है. ठीक है, उसके अगेंस्ट पे. और ये अदर हैंड क्या है कि कोई बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे बायोलॉजिकल विच इज कैपेबल ऑफ द एडेप्टिव रिस्पॉन्स. ठीक है, द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज कैन बी रिवील इनटू टू वेज. दो वेज में होगी, एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, दो चीज हो गई, एक है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट और एक है बायोटिक कंपोनेंट. और यहाँ भी मैंने आपको वो चीज बताई, फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिकल फैक्टर, या फिर अदर हैंड पे क्या आएगा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट इज अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ इंजरी.
या तो ये डायरेक्ट है और ये इमीडिएट सोर्स ऑफ इंजरी है एंड इल द हेल्थ, आपकी हेल्थ को खराब करने का, या खराब ही बोलूंगी, आपकी हेल्थ को खराब करने का ये डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स है। ठीक है, दिस इज अ लार्ज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैथोलॉजी, extreme climate conditions, the hot stock, desert, mountain, high altitude की वजह से या यूवी लाइट्स की वजह से। इन द रिसेंट एरिया एयर pollution due to the smoke and associated substances has become the important environmental hazards in many countries। अभी तक के में आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में स्मोक की वजह से बहुत सारी डिजीज ग्रो हुई है, बहुत सारी डिजीज प्रेजेंट हुई है ड्यू टू द स्मोक। ठीक है, अब मैं आपको एक शुद्ध भाषा में समझाऊँ, फिजिकल एनवायरनमेंट में आप दिल्ली में हो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा दिल्ली में क्या है, दिल्ली में मतलब इतना पॉल्यूशन है, इतना स्मोक है, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है, लोगों को प्रॉब्लम्स इश्यूज शुरू हो जाते हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की दिक्कत हो गई है। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से जो आप लोगों के बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये वो चीज़, ठीक है, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इसी वजह से, ये क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इफेक्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, डेंजरस एनिमल एज वेल एज ए पॉइजनस प्लांट and the insect. In addition, nutritional disorder arise due to the improper utilization of food source जैसे animal and vegetable are also the mineral। तो बायोटिक कंपोनेंट के क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, फंजाई है, डेंजरस एनिमल्स जो है, एज वेल एज जो पॉइजनस प्लांट है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब है जो आपकी चीजों को खराब कर रहे हैं। कुछ इकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ये डिजीज के, जो मतलब जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इन जियोग्राफिकल बैकग्राउंड इज a primary single factor governing the evidence of the specific type of parasite and pathogen in the region। एक specific type का parasite और पैथोजन होता है रीजन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी द बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने कोई पानी पिया, वाटर बोर्न, ठीक है, एयरबोर्न, मतलब वाटरबोर्न एयर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में घूम रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं और कैरिड बाय द बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, द होस्ट ऑफ द पैरासाइट रिलेशन often takes a complex course depending on the number of the stage and factor involved in the life cycle of parasite। Vector है, intermediate host है, and one of the 36 ecological, anthropological, more reservoir analysis of locality eventually reveal the ecological relationship are strongly influenced by the physical feature जैसे wind है, रेन वाटर है, ड्रेनेज है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब भी किसको, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, द पैथोजन इटसेल्फ मे बी लिमिटेड इन्वायरमेंटल टॉलरेंस, इन्वायरमेंटल टॉलरेंस जो भी पैथोजन है उसका भी एक लिमिटेड इन्वायरमेंटल टॉलरेंस होता है, हर चीज़ का एक इन्वायरमेंट टॉलरेंस होता है। द वैक्टर यूजली रिक्वायर एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉर ब्रीडिंग। एक वैक्टर जो है उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए उसको ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब अपने ग्रोथ करने के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड फ्रीज में नीड ए ड्राई क्लाइमेट, इनको क्या चाहिए होता है, एक ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। द कैरियर में हैव रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्री लिविंग जो गिलहरी रहती है इन द Mylenean AF forest। ठीक है, द फीमेल एंड यूटिलाइज वाटर बॉडीज फॉर द ब्रीडिंग। ठीक है, हेनोफिसिस क्या है कि क्या यूटिलाइज करती है, वाटर बॉडीज को यूटिलाइज करती है फॉर द ब्रीडिंग। द साइट स्पेसिफिक रेनफॉल, सॉइल टाइप एंड इट्स वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी डिटरमाइंड persistence of the water pool। The fly, the vector of African sleeping sickness,
require as a relative the dense vegetation cover। तो इस पूरी स्लाइड में ये बताया गया है कि हर चीज को एक उसका एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से मतलब आपके मतलब ट्रैवल नहीं कहूँगी, जिस किस तरह से वो अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं। वाटर बोन होते हैं, कोई एयर बोन होते हैं, कैरिड इंसेक्ट्स को और अदर एनिमल्स को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक होस्ट पैरासाइटिक के रिलेशंस क्या होते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, उनके फैक्टर क्या है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है पैरासाइट की। वेक्टर जो डिपेंडेंट वेक्टर है या डिपेंडेंट होस्ट है, या 136 इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मोर रिजर्वायर, उनका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद सारे जितने भी हैं उनके एक रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट्स होते हैं, किसी सबकी अपनी ब्रीडिंग करने की एक कंडीशंस प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे द वेक्टर यूजली रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ ब्रीडिंग। एक वेक्टर की एक अपनी स्पेसिफिक कंडीशन होती है या स्पेसिफिक उनको रिक्वायरमेंट है जिसमें वो ब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकें। वेक्टर का क्या मतलब, मक्खी हो गई, गिलहरी हो गई, हर एनिमल का या हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक जोन होता है अपना ब्रीडिंग करने के लिए। ऑब्वियसली मतलब सबकी अपनी स्पेसिफिक स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर होता है कि नहीं हम इस कॉर्नर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक स्पेसिफिक एक उनका एक अपना एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें वो वेक्टर्स का जिसमें वो ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। दे आर द टू फोल्ड रिस्पॉन्सेज टू द इन्फेक्शियस डिजीजेज। दो फोल्ड है इन्फेक्शियस डिजीज के। इमीडिएट विच डिपेंड ऑन द एडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है। एक तो इमीडिएट है और दूसरा जो है जिसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो मतलब एक सेकेंड, इन्फेक्शियस डिजीज के दो फोल्ड रिस्पॉन्सेज हैं। एक है आपका इमीडिएट एंड दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये आपके दो होते हैं इन्फेक्शन डिजीज के फोल्ड, ठीक है। Long term response which become a after a long period but is action is specific, ठीक है। immediate response are the physiological process है which contract the effect of the invading organisms by the symptom and sign of the disease such as inflammation हुआ, पेन हुआ, फीवर हुआ, ये सब क्या है इमीडिएट है, क्योंकि इनके आपके इमीडिएट आपको सिम्टम्स मिलते हैं, इमीडिएट आपको इनके साइन पता चलते हैं डिजीज के, तो ये सब क्या इमीडिएट है। ए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द इन्फेक्शंस may result in the immunological responses. The protein or the polysaccharides of the invaliant organism act as an antigen and stimulate the production of antibodies. इसमें क्या ये किसको एक्ट करते हैं एंटीजन के साथ, और किसको स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी वह सच एंटीबॉडी और फॉर्म, जब एक बार एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, दे मे प्रिसाइड टू द बॉडी और मेली रैपिडली बी रिफॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड इन्फेक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन हो गया बॉडी में जाके तो रैपिडली क्या करेगा, रिफॉर्म करेगा ड्यूरिंग सेकेंड इन्फेक्शन। इफ द डिजीज है वाइड spread or serve in the nature, they may act as a effective selective agent. Individuals who are able to combat the diseases will survive while the other are eliminated, such as the resistance made due to the increase the physiological adaptability, enhance the immune system। किसको enhance करेगा, immune system को enhance करेगा, ये दोनों को enhance करती है। Exposure to the such diseases is a severity in the successful generation, otherwise the population would experience high mortality rate। इससे क्या होगा, मोरालिटी और मोबिलिटी रेट इंक्रीज होगा। एंड मेनी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज अकर ड्यूरिंग द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ लाइफ, thereby increase their selective significance, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के अंदर आपका दो टाइप में डिवाइडेड है, मतलब इसके दो फोल्ड्स है, एक तो है इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। तो इमीडिएट में क्या है कि आपको तुरंत एक्शन स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब आपको इमीडिएट में क्या है, आपको तुरंत
चीज़ें पता चल गई या तुरंत आपको सिम्टम्स और साइंस शो हो गए किसी भी डिजीज के, जैसे इन्फ्लेमेशन है, पेन है, फीवर है, एक्सेट्रा, ठीक है। बट जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है उसमें जो इन्फेक्शन है वो कब रिजल्ट शो करेगा, जब आपके कुछ इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होंगे, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज पे वो रिजल्ट शो करेगा। अब जो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्ट क्या करते हैं, वो एक एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। हमेशा प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर किसकी तरह एक्ट करेंगे, एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे। और किसका प्रोडक्शन करेंगे या किसको इंस्टूमुलेट करेंगे, भाई एंटीजन है तो किसी को इंस्टूमुलेट तो करेगा, मतलब किसी को ये तो करेगा नहीं तुम्हें बनना है या तुम्हें कुछ करना है, तो वो किसको इंस्टूमुलेट करेंगे या किसका प्रोडक्शन करेंगे, वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन है एक्ट एज ए एंटीजन एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। किसका प्रोडक्शन करेंगे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे। एंटीबॉडीज क्या आपके बॉडी में है, रैपिडली रिफॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड इन्फेक्शन, या तो ये डिजीज बढ़ गई है, स्प्रेड हो गई है नेचर में, दे एक्ट एज ए सेलेक्टिव एजेंट। किसकी तरह एक्ट करेंगे, फिर इफेक्टिव सेलेक्टिव एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। इंडिविजुअल हु आर एबल तो डिजीज विल सर्वाइव, they offer the other are the eliminated, ठीक है। such as the resistance may be increased physiological adaptivity, वो enhance करेंगे immune response को और दोनों को। such as diseases to the, इनके कुछ सक्सेसिव जनरेशन होती है, बहुत सारे पॉपुलेशन में ये एक्सपीरियंस जो हाई है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है। इन्फेक्शन डिजीज क्या है, वो कब अगर करती है, ड्यूरिंग टू प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, लाइफ के प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पर ही जो है काम करती, ठीक है। ये था आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आते हैं आपके नॉन इन्फेक्शियस, अभी हमने पढ़ा इन्फेक्शियस डिजीज, अब हम आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड, ठीक है, must be considered to the account for the regional variation. The fact of the more sustainable to frostbite than ecosmos for North American India may be attributed to the both lack of the accumulation and genetic susceptibility. Many diseases have been coded in racial pathology, but the distribution of entirety related to the environmental. Primary cancer of the liver, common along the African, seems to the widely prevalent liver. It is caused by the consumption of the diet chronicle low in animal protein and rich in the carbohydrate, ठीक है। इसका कैसे होती है ये, जब आप कंजप्शन करो डाइट, किसका कंजप्शन, डाइट का कंजप्शन करो, किसका, क्रॉनिकल लो क्रॉनिकल इन एनिमल प्रोटीन एंड रिच इन द कार्बोहाइड्रेट में, सिंस द इन्फेंसी के टाइम पे regional difference in the incidence of the chronic diseases is associated with the diet in high in fat. Many diseases and malformations are known as have a genetic basis. The individual is usually homozygous for the recessive gene. Through the dominant gene are also involved in some condition. इसमें क्या है, डोमिनेंट जीन भी जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कुछ कंडीशन में। जेनेटिक डिजीज जो है वो ये बहुत रेयर है, ठीक है। हाउएवर द सर्टेन पॉपुलेशन हैव अ हाई एफिशिएंसी ऑफ सच डिजीजेस। थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर द हीमोग्लोबिन, ठीक है, वेरिएंट कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ ए हीमोग्लोबिन जीन। ये कब होती है, जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन जीन जो होता है वो म्यूटेंट होता है, तो आपको ये डिजीज हो जाती है। द हीमोलिटिक डिजीजेस ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू द रेसिस, मतलब RH incompatibility is characterized of the European but not of most of the American Indian population. Since they are devoid of the RH negative individual, there is an increased risk of the ulcer in individual of the blood group O and individual of blood group A, ठीक है, are more prone to stomach cancer and others, ठीक है।
तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या मैंने आपको बताया अभी, एक तो इसमें कॉम्प्लेक्स है, ये होल कॉम्प्लेक्स है किसका, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज का, या तो इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेन चीज है वो यही है, ये वाला, कि जो बहुत सारी डिजीजेज होती है वो अपनी जेनेटिक बेसिस पे होती है। अब जो होमोजाइगस रिसेसिव जीन है, ठीक है, इंडिविजुअली इज यूजुअली होमोजाइगस रिसेसिव जीन थ्रू द डोमिनेंट जीन और आल्सो इन्वॉल्व, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव और डोमिनेंट जीन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं इन सम कंडीशन। जो जेनेटिक डिजीज है वो बहुत रेयर है इसमें, जैसे थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, हीमोग्लोबिन वेरिएंट है। अब वो कब हो जाती है वो डिजीज, जब आपके हीमोग्लोबिन जो है वो, हीमोग्लोबिन जीन जो है वो आपके बॉडी में म्यूटेंट है, मतलब उसका म्यूटेशन हो गया, वो है ही नहीं आपकी बॉडी में, तो आपको डिजीज होंगी, ठीक है। तो ये क्या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब ये आपको किसी से इन्फेक्शन लग के डिजीज नहीं हो रही है, ये आपको अपने आप डिजीज हो रही है, या आपके अंदर कोई चीज म्यूटेंट है, जैसे आपको भी मैंने बोला हीमोग्लोबिन जीन नहीं है आपकी बॉडी में, उसका म्यूटेशन है आपकी बॉडी में, तो आपको ये डिजीज हो सकती है, थैलीसीमिया सिकल सेल डिजीजेस प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, ठीक है। जो हीमोलिटिक डिजीज है ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी ड्यू, जैसे RH होता है, उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो वो आपको आपकी डिजीज प्रेजेंट हो सकती है। अब अल्सर के जब चांसेस कब बढ़ जाते हैं, ये कौन से ग्रुप में बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप O एंड द इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप A, इसमें क्या है आपको स्टोमक कैंसर के चांसेस आपके होते हैं, अल्सर होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब ये आपको किसी से इन्फेक्शन नहीं लगा। और इन्फेक्शियस डिजीज क्या है कि आपको इन्वायरमेंट से आपको इन्फेक्शन हो गया ऑब्वियसली, मतलब कोई भी मॉस्किटो है, कुछ मतलब आपको इंजरी हुई, कोई हेल्थ इश्यूज हुआ उसे, ये आपका मतलब इन्फेक्शियस है। बट जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो मतलब किसी चीज का ना होना आपकी बॉडी में, किसी चीज का म्यूटेशन हो जाना या कुछ चेंज हो जाना, जेनेटिक डिजीज भी इसमें बहुत रेयरली होंगी, बट अगर बाई चांस वो हो जाना है, 1% मैं लेके चलती हूँ, ठीक है, तो ये उसके थ्रू होता है, ठीक है। इसमें इकोलॉजिकल माल न्यूट्रिशन क्या है, the nutritional status of the individual and population spread a broad range of from extreme deficiency to excess. Malnutrition refers to a cellular imbalance between the supply of nutrient and energy. Energy और nutrient की supply का imbalance होना, एंड द बॉडी डिमांड एंड दे सीक ग्रोथ मेंटेनेंस स्पेसिफिक फंक्शन, बॉडी को चाहिए, बॉडी की डिमांड है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, बट हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन और एनर्जी का जो है इम्बैलेंस हो जाना, उनकी सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाना, इसको भी इकोलॉजिकल malnutrition बोलते हैं। इट इज अ मोर प्रिवलेंट among developing nation, primarily those who are undergoing the urbanization. सर malnutrition से frequent ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा था। प्रोटीन क्रोनिक malnutrition इज अ कॉमन ऑफ अंडर ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, बहुत था कि अंडर न्यूट्रिट बच्चे रह जाते थे या बहुत अंडर न्यूट्रिशन हो जाता था। इन इंक्लूड सेकेंड चाइल्ड डिजीजेज होती थी जिसका नाम था कास्विकोर इज ऑल्सो एसोसिएट विद द पीरियड इमीडिएटली फॉर winning of which often takes place after the birth of second child, जब भी second child का birth होगा उसके बाद ये disease होती थी। many parts of the world specifically in the tropics area हो गए, the child is resorted from the mother milk to the diet like in the उसमें carbohydrate and is the insufficient protein, उसमें protein नहीं होता था। the food usually starchy gluey made for the yam, toro, corn, rice and milk. Animal protein is a is, and if available is very expensive, and एनिमल प्रोटीन भी होता था बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। thus the child may receive enough food to satisfy hunger but do not receive the protein for normal growth, normal health and growth and development। मतलब इन शॉर्ट कि आपके पास खाने की चीज है, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, बट आपको एक आपकी बॉडी में जो है वो सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल रहा था। क्यों? जिससे आप क्या करोगे, आपके पास एक आपकी हेल्थ की ग्रोथ होगी, आपके नॉर्मल हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, इन सब की चीजें नहीं होंगी आपके पास, तो इससे क्या होगा, मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, चीजों की एक्सेस हो रहा है, ठीक है, इम्बैलेंस हो रहा है एनर्जी का, न्यूट्रिशन का, बच्चों की बॉडी में या किसी की भी बॉडी, ठीक है।
अब आते हैं न्यूट्रिशनल डिजीजेस क्या क्या है। द न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिजीजेस एंड द कंडीशन डेफिशिएंसी को क्या है, माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल एलिमेंट्स विल lead to the serious and serious disease and the condition. Influence and the toxicity they may include the excess in the diet, obesity, eating disorder, chronic diseases such diseases as hypertension, cancer, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एंड द डायबिटिक। ठीक है, एक तो माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सेस हो जाना डाइट में, जिससे क्या है, ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीजेज सच, कौन कौन सी क्रोनिक डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, है ना, कैंसर प्रेजेंट हो गया है, कार्डियोवास्कुलर एंड डायबिटिक हो गई, ये सब डिजीज आती है आपकी न्यूट्रिशनल डिजीज में। ठीक है, तो एपिडेमोलॉजी का है, एपी मतलब अपॉन, डेमी मतलब पीपल एंड लॉजी मतलब स्टडी। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं, अपॉन पीपल स्टडी, ठीक है, ये किसका मतलब है, एपिडेमोलॉजी। Epidemiology disease in the population define the time frame, define the territory, common causal factor and prevention and control possibles। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि न्यूट्रिशनल डिजीजेस क्या है एपिडेमोलॉजी में। इन नेचुरल सेटिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जिसको हम एनडीएस भी बोलते हैं, either the deficiency of toxicity in animal or the disorder due to the deficiency or excess of the nutrient like mineral। या तो डिसऑर्डर हो जाना डेफिशिएंसीज की वजह से, भाई चीजें नहीं मिल रही हैं आपको, या फिर मिनरल्स का न्यूट्रिएंट का एक्सेस फॉर्म में आ जाना। In man-managed settings, defective feed composition and feed practices to make the nutritional disease to the precipitate. The nutritional diseases affects many people at that time. एक टाइम पे उन्होंने एनिमल्स को भी बहुत अफेक्ट किया था। कैन बी प्रिवेंटेड कंट्रोल थ्रू द मास स्केल इंटरवेंशन चेंजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हार्वेस्ट्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो न्यूट्रिशनल डिजीज में, एक रैकेट्स है, मेलगामा है, ट्रेवी है, बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, गुइटेरा है, एनीमिनिया है। ठीक है, ये मैंने भी आपको बताई थी। ठीक है, किसमें आती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। ठीक है, डिप्रेशन है, ऑस्टोपोसिस है, ये सारी डिजीजेस क्या है, नॉन इन्फेक्शियस, ओ सॉरी, न्यूट्रिशनल डिजीजेज है। तो जो रैकेट्स है किसके अंदर कब होती है, जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अलोंग विद द कैल्शियम एंड पोटेशियम। किसकी डेफिशिएंसी हो गई है हमारी बॉडी में, विटामिन डी की। करेक्टराइज बाय द वीक एंड सॉफ्ट बोन, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है बोन और सॉफ्ट हो जाती है। लेग्स में थोड़ा मतलब बोन लेग्स हो जाते हैं और बोन जो है वो डिफॉर्मेटाइज हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है विद कैल्शियम एंड प्रोटीन, ठीक है, अलॉन्ग विद द कैल्शियम एंड प्रोटीन, जिससे क्या होगा, आपकी बोन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। लेग जो होते हैं वो बोर्ड लेग हो जाते हैं और बोन जो होते हैं डिफॉर्मेटाइज हो जाती है। ठीक है, अब ये नॉर्मल बोन है। ठीक है, ये नॉर्मल बोन है और ये रैकेट्स की बोन है, मतलब डिजीज हो गई है। तो ये देखो यहाँ पे भी ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल प्लेन में है और यहाँ पे मोटी हुई है, यहाँ पे कहीं कहीं मोटी है, यहाँ पे कुछ फिल हो गया, मतलब ये चीजें डेफिशिएंसी शो करती हैं। पहला कारण क्या है, ये क्या है, डिहाइरिया है, डेथ ऑफ द 4DS, द कैरेक्टराइज ऑफ पैराग्राफी डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ B3 इन द बॉडी, बॉडी के अंदर B3 की और नियंत्रण की डेफिशिएंसी होना या लैक हो जाना, कमी हो जाना, ये डिजीज तब कॉज करती है। डायरिया
and dermatitis death are the 4 DS and that characterized क्या ये क्या characterize करता है lack of the B3 in the body. Scurvy, रिड्यूस लेवल ऑफ द विटामिन सी का लेवल रिड्यूस हो जाना, ठीक है. एब्जॉर्बिक एसिड का बॉडी के अंदर रिड्यूस हो जाना, बेसिकली इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ कैल्कोजन इन द बॉडी एंड लेडिंग द डिक्लिंग ऑफ द स्किन गम एंड एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ टीथ एंड बोन, डिले एंड इनएबिलिटी ऑफ द हील वुड्स एंड ब्लीडिंग. ठीक है. इसमें क्या है, आपको वीकनेस फॉर्म होगी, ठीक है. आपके टीथ में यहाँ पे आपको ब्लडिंग शुरू हो जाएगी, निमीनिया होगा और हाई फीवर होगी. इसके स्टेजेस, इसके सिम्टम्स के यही 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है. इसमें क्या कमी होती है, विटामिन सी की एंड फॉर्बिक एसिड की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तब आपको ये सब चीजें शो होती है. बेरी इज ए लैक ऑफ विटामिन बी वन एंड थायमीन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, विच ऑल्टर मसल कोऑर्डिनेशन, नर्व डिजनरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम. ठीक है. क्या हो जाता है इससे, एक तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, ठीक है. डिजनरेशन हो जाता है नर्व्स का, ठीक है, मसल्स की कंडीशन, ठीक है. फिर आता है नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन डेफिशिएंसी इज करेक्टराइज्ड बाय द ब्लाइंडनेस ड्यू टू द पुअर ग्रोथ, ड्राइनेस एंड केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू और क्रोनिक आई इन्फेक्शन. ये क्या है, एक प्रॉपर क्रोनिक आई इन्फेक्शन है. इसमें विटामिन की ही डेफिशिएंसी हो जाती है. तो करेक्ट ये क्या है, इसमें क्या पुअर ग्रोथ हो जाती है, आपको ब्लाइंडनेस में आ जाते हो. किसकी वजह से ब्लाइंड हो जाते हो, पुअर ग्रोथ की वजह से, या आपका जो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेटाइन है, उसमें क्या है, आपका ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है. फिर गोट्री ये आयोडीन डेफिशिएंसी है, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी है, लेड टू इनलार्ज द थायराइड ग्लैंड. इसमें जो हमारी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, जिससे क्या कॉज करता है, हाइपोथायराइडिज्म, पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट इन द चाइल्डहुड, ठीक है, एंड इवन मेंटल रिटार्डेशन. किसका क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है. एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए डिजीज है करेक्टराइज्ड बाय ए डिजीज इन द रेड ब्लड सेल्स. आरबीसीज में ये डिजीज करेक्टराइज्ड होती है, काउंट आरबीसीज काउंट में, और हीमोग्लोबिन इन द बॉडी के हीमोग्लोबिन में, ठीक है. क्योंकि एनीमिया जो है वो ब्लड के अंदर ही होती है, तो आरबीसीज एंड एचबी में ही होगी. क्या रिजल्ट आएगा, वीकनेस होगी, कमजोरी आएगी, पेलनेस ऑफ द बॉडी होगी. ये सब आपके डिजीजेज में होती हैं, ये आपके सिम्टम्स है. जैसे ये एनीमिया, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है. बट फिर जब आपको डिजीज हो जाती है, ये डिजीज हो जाती है, तो इसमें अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है. इसमें क्या प्रोटीन और एनर्जी का लैक हो जाएगा, ठीक है. आपका क्या है, इनलार्जमेंट, लिवर का इलाज हो जाएगा, ठीक है, और अल्सर या डायबिटीज, ये सब चीजें होती है. डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, हेयर लॉस, रैशेज, मेंटल इश्यू आर कॉज्ड बाय द विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी7 एंड बायोटिन. डिप्रेशन जो है आज के टाइम पे एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल डिसऑर्डर है. उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी7 और बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. एंड दिस डेफिशिएंसी कैन बी फेटल, इट इज प्रेजेंट इन द एग्रोवेंटिव फॉर्म, ठीक है. प्रॉब्लम्स क्या 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 आपको मतलब सिम्टम्स क्या शो होंगे, हेयर लॉस, रैशेज, मेंटल इश्यूज. ये सब किसकी वजह से कॉज होते हैं, क्योंकि आपके पास आपकी जो है विटामिन बी7 और बायोटिन की जो है डेफिशिएंसी हो गई आपकी बॉडी में, ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम negatively affect the health of the bone, spine, and leads to the unhealthy, soft and brittle bones that are prone to the fracture and defect in the spine structure, ठीक है. इसमें क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम का ही है. नेगेटिव इफेक्ट क्या है, कि आपके बोन्स को और आपके स्पाइन को नेगेटिव इफेक्ट करता है, लेट्स टू द अनहेल्दी, सॉफ्ट एंड ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, जो फ्रैक्चर के मतलब फ्रैक्चर में काम फ्रैक्चर हो जाता है, एंड इफेक्ट द इन स्पाइन स्ट्रक्चर, ठीक है.
अब आते हैं न्यूट्रिशनल डिजीजेस इन एनिमल। अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल एनिमल, सारे एनिमल्स पे अफेक्ट करता है। फैक्टर क्या है? वेदर स्ट्रेस, मतलब हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, पैरासाइट का इन्फेक्शन की वजह से, या इन्फेक्शन रिड्यूस द एपिटाइट, एंड क्रॉनिकल डिजीजेस, प्रेगनेंसी और मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी क्रॉनिकल डिजीज होती है ये उस टाइम पे इफेक्ट होता है। इफ इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन देन रिकॉग्नाइज द चेंजेस। अपीयरेंस क्या क्या है? बॉडी वेट में लो या फैटी थिन अपीयरेंस हो जाएगा, हेयर कोट में डल एंड रफ एक्टिविटी, ठीक है। एक तो पहला बॉडी वेट हो जाएगा लो या फैट हो जाएगा। अपीयरेंस कैसे हो जाएगा? हेयर कोट्स का डल एंड रफ हो जाएगा। एक्टिविटी वीक एंड डिप्रेस्ड हो जाएंगे। बिहेवियर ऑल्टर, आइडेंटिफाई कॉज, करेक्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है लोगों में, तो कुछ दिनों में आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर क्लीविंग दैट डेयरी काउ सफर फ्रॉम द मैसिव प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉज करते हैं, उससे सफ़र करते हैं विदाउट एनफ प्रोटीन। प्रॉब्लम क्या है? या तो अंडर वेट है, वीक है, ठीक है, स्लो ग्रोथ कर रहा है, वीक और डिफॉर्म बोन है, क्रोनिक स्किन एंड ईयर का इन्फेक्शन हो गया, कैंसर है, टेल में प्रॉब्लम है, स्पाइनिंग एंड ट्रेल, एग्रेशन है, ठीक है, रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। सिम्टम क्या है? स्वेलिंग अंडर द थ्रोट, यहाँ पे अंडरलाइन, फैटी लीवर हो गया, हेयर थिन हो जाएंगे, हेयर कलर में फेडेड हेयर कलर हो गए, हेयर लॉस होगा, नेल्स, बिटर नेल्स आर कॉमन सिम्टम्स, ठीक है, रिड्यूस द पैचेस ऑफ द डाई पिगमेंटेड स्किन, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हम ये बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है तो, ठीक है। तो ये सारा था आपका एपिडेमोलॉजिकल एपिडेमोलॉजी, ठीक है, एपिडेमोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। आई थिंक आपका पूरा ही टॉपिक ये है, ठीक है। हाँ, आपका जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक यही था, एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर आपका इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेज, ठीक है। तो मैंने इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद जो भी न्यूट्रिशनल डिजीजेज प्रेजेंट होती हैं, जो भी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेज जो भी हैं, वो मैंने आपको मोस्टली सारी कवर करवा दी हैं, ठीक है। कुछ एनिमल का भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये सारा आपका था 9.8 चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि या तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ पढ़ेंगे या फिर हम क्या पढ़ते हैं आपके कल के लेक्चर में, ठीक है। बट आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्लीज आप मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। वैसे आपका एक चीज और बचती है, उसके बाद पूरा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल के लेक्चर में आपका ये कंप्लीट करवा दूं। कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल और परसों 2 दिन के लेक्चर में आई विल ट्राई कि मैं ये पूरा भी कंप्लीट करा दूं, तो जिससे आपका पूरा 9 चैप्टर जो है, मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स वाला जो भी पूरा पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद या तो हम एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पेपर्स आपके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो देन हम उसके बाद पेपर का वो सेशन रखें। और अगर ऐसा, प्लीज़ अगर किसी कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस निकाल के जो इन टॉपिक से रिलेटेड है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे को नेक्स्ट लेक्चर से ही कोई ना कोई टॉपिक आपका, कोई ना कोई चैप्टर आपका स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम देखते हैं कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, या कुछ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आगे इस 9 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्या
मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन रखना है कि नहीं रखना है, प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट करते रहिए जो भी आपके इश्यूज हैं। बट आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में यही था, जितना था वो मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को एक बार बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट बार से उस चीज़ को चेंज कर दूंगी। ये मेरे ख्याल से आपका, मैंने इस बार पीपीटी में इतना मेंशन इसलिए लिखा है जिससे आपको इजीली अपने नोट्स बनाने के लिए भी आप इजीली उस एक एक टॉपिक पे अपने नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं उसके बेसिस पे आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। और बट ये जितनी भी डिजीजेज हैं इनको ये जरूर याद रख लेना ये किस कौन सी विटामिन की वजह से या किस की वजह से ये डिजीज कॉज हुई है, विटामिन बी की वजह से या डी की वजह से या सी की वजह से। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रख लेना। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ही सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, या नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये सब आप याद करेंगे तो आपको इजी रहेगा। और ये सब चीज़ें आप अपना जो भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए हर चीज़, तो आपको इजी हो जाएगा हर चीज़ याद करने के लिए और समझने के लिए आपके एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, ये टॉपिक आज आपका यहीं पे ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ गाइज लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई इश्यू है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चलिए बाय स्टूडेंट्स।